तो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की हम बात करेंगे। तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था बच्चों, याद होगा आपको कि पहले हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो केवल ब्रिटिश तक ही लिमिटेड था, हाँ या ना। यहाँ से सामान जाता था और वहाँ से सामान बन के आता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा रॉ मटेरियल हुआ करता था वो इंपोर्ट होता था, सॉरी एक्सपोर्ट होता था। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और जो हमारा फिनिश गुड्स है इंपोर्ट होता था, हाँ है ना। यही बात हमने डिस्कस किया था। हमने क्या सीखा कि सर कच्चा माल अंग्रेज ले जाते थे और ब्रिटेन में वहाँ की मशीनों में बनता था सामान और वो ज़बरदस्ती भारत में लाके बेचा करते थे। ये होता था, पूरा प्रोसीजर हमारा यही होता था। और किस कंट्री को बेचना है किसको नहीं बेचना है सब कौन डिसाइड करते थे? ब्रिटिश लोग डिसाइड करते थे। और ब्रिटिशों का जो था, जो हमारे ब्रिटिश का कब्जा था पहले भारत के ऊपर, तो उनका मोनोपोली था एक तरीके से। मोनोपोली मतलब समझते हो, एक अधिकार कि भैया कहाँ बेचना है, किसे देना है, कितना रेट होगा, सब कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश। तो फॉरेन ट्रेड जब देश आज़ाद हो गया, आप 1950 की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर कई सारे बदलाव देखे गए। पहली बात जो क्या देखा गया, जो सामान हम फॉरेन कंट्री से खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, पहले तो मत खरीदो। जो सामान फॉरेन कंट्री से खरीदा जाता है उसे अपने देश में बनाने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, भारत के लोगों को जॉब मिलेगा। इसके लिए एक नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, आयात प्रतिस्थापन। याद रहेगा। तो ये मतलब क्या होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस? इसका मतलब ये होता है जो सामान आप फॉरेन कंट्री से खरीदते हो उसे वहाँ से मत खरीदो और भारत में बनाओ, स्टार्ट करो, रिप्लेस कर दो। इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेनिफिट क्या है इसका? सबसे बड़ा बेनिफिट बेटा इससे क्या मिलेगा? मोर एम्प्लॉयमेंट, हाँ है ना। और बताओ, ग्रोथ होगी कंट्री की, डेवलपमेंट होगा। जब पैसा भारत पे रहेगा, लोगों के पास विकास होगा, तरक्की होगी, जॉब मिलेगा, और सबसे बड़ी बात क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा इससे इंडिया का। और हम किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपना काम खुद ही कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंस। तो इससे एक बेनिफिट आपने और देखा। अब देखो मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी है। अब मुझे किसी भी तरीके से देखना है, हम जो सामान फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं उसे हमें रोकना है और अपनी कंट्री में बनाना है। इसके लिए क्या 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 दो वर्ड आपको मैंने सामने लिखे हैं, एक टैरिफ और एक कोटा। टैरिफ और कोटा क्या होता है? टैरिफ रेफर्स टू टैक्स लेव ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सामान आप फॉरेन कंट्री से खरीदते थे उस पर टैक्स लगा दिया, जिससे क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा। और जब वो चीज़ महंगी होगी बच्चों, तो वो भारत में महंगी बिकेगी। तो ऑलरेडी जब उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो भारत के जो लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया था ताकि हम फॉरेन कंट्री से सामान खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसे नया करें और भारत में उसकी जगह सामान बनाना स्टार्ट करें। पहला वर्ड। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने पहला कदम क्या उठाया? टैरिफ की बात करी। सेकंड क्या लिखा है? कोटाज। इट इज अ फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, मैक्सिमम ऑफ कम्युनिटी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। जैसे आप व्यापारी हैं, ठीक है, आप क्या करते थे, मान लीजिए सपोज 10 करोड़ का सामान खरीदते थे फॉरेन कंट्री से और भारत में लाकर बेचते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम केवल आप 2 करोड़ तक का सामान खरीद सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा भारत के लोगों को? आप 2 करोड़ तक का सामान खरीद पाओगे, बाकी सामान नहीं खरीद पाओगे। जब बाकी सामान विदेशों से नहीं खरीद पाओगे, ऑटोमेटिक वो भारत में बनेगा। जो भारत के लोकल लोग बनाएंगे तो उससे भारत के लोगों का सामान बिकेगा भी, और फ़ायदा क्या मिलेगा? भारत के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है मजबूती मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम था कि हमने किसी तरीके से इम्पोर्ट को रोकना है। तो पहले टैक्स लगा दो, टैक्स लगाने का क्या लगा दो? मैक्सिमम लिमिट लगा दो कि मैक्सिमम आप इतने ही सामान खरीद सकते हैं। याद रहेगा। तो दो तरीके आपने देखा फॉरेन ट्रेड के अंदर, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, और इस इंपोर्ट को हमें खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ा? टैरिफ और कोटा। याद रहेगा, इसे नोट करो। देखो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो भी इंडियन इंडस्ट्री के हमने चेंजेस देखा, उन्होंने क्या क्या अचीव किया। पहला अचीवमेंट अगर देखो तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी। 1950 के अंदर देखो 11.8% प्रपोर्शन था जीडीपी के अंदर इंडस्ट्री का, लेकिन 1990 तक आते थे 40 साल बाद कितनी स्थिति बढ़ गई? 24। तो आपने देखा कि सर इंडस्ट्रियल के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट देखा गया। नंबर 2, लाइसेंस पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस पॉलिसी लेके आई, लाइसेंस लेके आई कि भैया लाइसेंस लो, इंडस्ट्री खोलो, और लाइसेंस रहेगा तो उससे हम उस पर नज़र रख पाएंगे, आप कौन सा काम करते हैं, वैलिड इनवैलिड जो भी काम होगा उसे हम लॉफुल तरीके से देख पाएंगे।
नंबर 3 है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो SSI छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या मिला बेटा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से कई बेनिफिट मिले, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि वो अपने गांव के अंदर विलेज में स्मॉल स्केल को ओपन कर सकें। एक लास्ट में देखो मैंने लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, विदेशी जो प्रतियोगिता थी, फॉरेन कंपटीशन हुआ करता था, बचाने के लिए 2 तरह काम किए गए थे। टैरिफ लगाया गया, कोटा लगाया गया, जिससे हमारी जो इंडस्ट्रियल जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वगैरह उनको बढ़ावा मिल सके। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया की इंडस्ट्री सामान बिके, इसके लिए क्या कर दो, जो वहाँ से सामान आता है फॉरेन कंट्री से महंगा कर दो। तो जब वो ऑटोमेटिक इतना महंगा हो जाएगा तो भारत का सामान बिकने लगेगा, हाँ या ना, जैसा हमने देखा। नहीं तो एक लिमिट लगा दो कि भैया आप केवल 2 करोड़ तक का सामान खरीद सकते हो बस। अब 2 करोड़ ज़्यादा हम खरीद नहीं पाओगे, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक आपको भारत का सामान खरीदना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता, वो बात हमने देखा है। अब पब्लिक सेक्टर का जो रोल था काफ़ी चेंज हुआ, जिसमें हमने देखा नई गवर्नमेंट ने काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आई, नई नई इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन किया गया, जिससे हमने कह सकते हैं गवर्नमेंट ने कई कुछ अचीव किया है। समझ में आया। और एक बात और मैं लिख दूँ, अब जो इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को भी मौका मिला भारत में आने का, वो भी गुड्स वैसी फैक्ट्री में खुलने लगी। तो जो केवल आप समझते थे पहले कॉटन की मिलें हैं, जूट की मिलें, लेकिन अब नहीं, अब कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भारत में ओपन हो चुकी थी। तो ये काफ़ी अचीवमेंट था जो हमने देखा कि भारत में हम चेंजेस देखा 40 साल के दौरान। इसे नोट करो। अब देखो स्टॉप, इस पूरे चैप्टर के हम एंडिंग की तरफ चलते लगे, बिल्कुल लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एंडिंग की तरफ चलने लगे, पहुँच गए हैं। अब देखो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने फील किया था, हमने चैप्टर में पढ़ा क्या था स्टार्टिंग में, प्लानिंग कमीशन, हाँ या ना। चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्लानिंग कमीशन से, और प्लानिंग कमीशन के अंदर हमने पढ़ा से क्या गोल्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, हमने कई तरह की बातें डिस्कस करी है। मुझे एक चीज़ नोटिस करना, जो ये प्लानिंग कमीशन आया था, कब आया था प्लानिंग कमीशन? हाँ जी 1950 में, ठीक है। और ये क्या करता था बेटा, 5 ईयर प्लान करता था, 5 ईयर प्लान करता था। पहला पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1951 में आया, हाँ है ना। तरह तरह की बात हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब प्लानिंग कमीशन को चेंज करके रिप्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेस बोल सकते हैं, किसमें रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग। याद रहेगा, नीति आयोग। अब देखो नीति आयोग जो चेंज हुआ है, कब हुआ है ये? 1 जनवरी 2015। और इसके भी चेयरपर्सन कौन है? पीएम। और पीएम कौन है बेटा हमारे इस टाइम? मोदी जी। तो जो देखो पहले भी हमारे पीएम, पहले कौन हुआ करते? चेयरपर्सन, चेयरमैन पीएम हुआ करते थे, आज भी पीएम ही है, बस चेंज कुछ नहीं हुआ, बस एक नाम चेंज हो गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, पहले का काम भी प्लानिंग करना था, अभी काम भी प्लानिंग करना है। पहले भी चेयरमैन कौन थे? पीएम हुआ करते थे, अभी पीएम हुआ करते हैं, याद रहेगा। अभी हमारे रिसेंटली कौन है? मोदी जी हैं, तो मोदी जी का नाम लिखा। और पहले कौन थे बेटा फर्स्ट वाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो मैंने वहाँ नाम लिखा। अब नीति आयोग जो हो गया 1 जनवरी 2015 को, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ध्यान समझना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत में किस तरह, देखो नेशनल मतलब राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन संस्थान, ठीक है। भारत के विकास के लिए जो संस्था बनाई गई उसे क्या बोला? नीति आयोग बोला गया, और उसका काम प्लानिंग करना ही था। याद रहेगा यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट। इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही तरह की बातें थी जो हमने पढ़ी। पहला स्टार्ट हुआ प्लानिंग कमीशन से, और लास्ट में आते हुए क्या बन गया? नीति आयोग। इसे नोट करो।